अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ इबादुर रहमान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आज के लेक्चर में हम इस काबिना मिशन प्लान जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो कैबिनेट मिशन प्लान के जो प्रपोजल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और डायरेक्ट एक्शन प्लान और जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़े थे कि किस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई और वापस लौट गई। शिमला कॉन्फ्रेंस किसने करवाई थी? लॉर्ड वेवेल ने करवाई थी, जो इंडिया के नए वायसराय थे। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई तो बरतानिया में इलेक्शन हुए, इसके नतीजे में एक नया पीएम आया। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कोई नया पीएम आता है तो इसके जो पॉलिसीज होते हैं वो पहले वाले से मुख्तलिफ होते हैं। तो बरतानिया में जो नया पीएम आया तो वो नए पॉलिसीज लेकर आए। इन पॉलिसीज के बुनियाद पर यह डिसाइड होना था कि इंडिया में हालात कैसे ठीक किया जाए। अब इस मकसद के लिए पीएम ने अपने जो कैबिनेट के जो 3 मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया भेज दिए एक प्लान के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। जब ये मिशन इंडिया पहुंच गए तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके साथ इसके बारे में डायलॉग हो गए, जिसमें जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे वो शामिल थे। अभी यहाँ एक चीज़ और अपने जहन में रखना है कि जो मिनिस्टर्स थे काबीना मिशन प्लान के, वो कौन थे? वो 3 मिनिस्टर्स थे। सबसे पहले जो था वो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, वो प्रेसिडेंट्स ऑफ ट्रेड थे। और जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे? बर्मा और इंडिया के क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और तीसरा जो एवी अलेक्जेंडर थे, वो कौन थे? वो जो रॉयल जो नेवी था ब्रिटिश के, उसके हेड थे। जैसा एक कैबिनेट मिशन आया तो ये एक कंडीशन के साथ आया। वो कंडीशन क्या था कि इंडिया में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो बनेगी, और ये जो गवर्नमेंट होगी ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कोई भी पार्टी अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी, और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा लेगी। जाहिर सी बात है, जब आप गवर्नमेंट में होंगे तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकोगे, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। अभी हम बात करेंगे जो कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल्स थे वो क्या थे। इसमें जो पहला जो प्रपोजल था वो क्या था कि इंडियन यूनियन बना दी जाएगी। इंडियन यूनियन में क्या कर दी जाएगी? जो प्रोविंसेस है उनको क्या कर दी जाएगी? डिवाइड कर दी जाएगी इंडिया में। फिर जो है फेडरल सिस्टम नाफिज किया जाएगा। इस फेडरल सिस्टम में जो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है और जो कम्युनिकेशंस है वो किसके पास होंगे? वो इंडियन के पास होंगे। इसी तरह जो दूसरा जो था वो क्या था? ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। इस मिशन काबीना मिशन प्लान में जो प्रोविंसेस थे इंडिया को, उनको क्या कर दी गई? 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी गई। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से जो प्रोविंस है उनको जोन में डिवाइड किए गए। इसमें 3 जोन बन गए थे। जो सबसे जो पहला था जोन ए था, उसमें क्या थे? 6 प्रोविंसेस थे। अब इन प्रोविंसेस में क्या थे? हिंदू मेजॉरिटीज में थे। इनमें बिहार, मद्रास, बम्बई, यूपी, सीपी और उड़ीसा शामिल थे। जोन बी में क्या थे? जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वो शामिल थे, जिनमें पंजाब थे, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके ये शामिल थे। और तीसरा जो क्या था? जोन सी में आसाम और बंगाल शामिल थे। आज जिस लोकेशन में बांग्लादेश बना हुआ है वो क्या था? जोन सी में शामिल था। अभी जिस सूबे में आबादी होगी इसी लिहाज से इसको क्या दी जाएगी? सीट दी जाएगी। अगर किसी सूबे में आबादी ज़्यादा है तो ज़्यादा सीट दी जाएगी, और अगर कम है तो कम सीट दी जाएगी। और तीसरा क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें क्या होगी कि एक असेंबली होगी जो अपने आइन बनाएगी। ये जो असेंबली होगी इसको सूबों के साथ जो मेंबर्स हैं वो बनाएंगे। इनमें जो एमपीएस वगैरह है ये बनाएंगे। इसमें जो सारे मेंबर्स थे वो इंडियन होंगे, कोई भी जो ब्रिटिश है वो नहीं होगा। और चौथा जो था वो क्या था? कि सेपरेशन ऑफ इंडियन यूनियन। जो पहले हमने इंडियन यूनियन पढ़े हैं वो वही रहेगा, लेकिन अगर 10 साल बाद अगर कोई प्रोविंस अगर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग बन जाता है तो वो सेपरेट स्टेट अगर बनना चाहे तो वो बन सकता है। ये वही प्रपोजल था जो इंडिया के मुसलमानों की डिमांड थी। ये मुस्लिम लीग और जिन्ना की डिमांड थी, वो कर रहे थे। इस पॉइंट की वजह से कायद-ए-आज़म ने इसको क्या करना शुरू कर दिया? सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पांचवा क्या था? कि पांचवा वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है कि आप किसी भी जो डिसीजन है आप उसको क्या कर सकते हो? वीटो पावर में आप ब्लॉक कर सकते हो। ब्रिटिश ने उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या दी? वीटो पावर देने का वादा किया। इसमें क्या होगा कि अगर मुस्लिम लीग या कांग्रेस को आइन का कोई हिस्सा अगर पसंद ना आए तो वो क्या कर सकते हैं? वीटो पावर दे सकते हैं। अब इस वीटो पावर की जो प्रपोजल है इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पार्टीज है उनके रिएक्शन भी क्या आ गए? सामने आ गए। इसमें जो कांग्रेस है उन्होंने क्या किया? इसको एक्सेप्ट किया, और जो मुस्लिम लीग जो था उन्होंने क्या किया? इसे रिजेक्ट किया।
कायद अज़म ने रिजेक्ट किया और इसी वजह से कायद अज़म ने कहा कि इंडिया के मसाइल का हल इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जो पॉइंट था इसको कायद अज़म सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अभी कायद अज़म ने इसके बारे में बहुत सोचा और मुस्लिम लीग ने सारे के सारे जो डिस्कशन हैं, डिसीजंस हैं, वो कायद अज़म पर छोड़े थे। अभी कायद अज़म के ने बहुत सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें इंटरिम गवर्नमेंट में क्या हिस्सा नहीं मिलेगी। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस तो यही चाहती है कि हम किसी न किसी तरह इससे आउट हो जाए, लेकिन कायद अज़म ने दोबारा इसे पढ़ना स्टार्ट किया और फिर ये सोचा कि वैसे भी अगर कोई प्रोविंस अगर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, 10 साल बाद वैसे वो सोवरेन स्टेट बन सकती है। इसी वजह से कायद अज़म ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया। अभी जब कायद अज़म ने इसे एक्सेप्ट किया तो ब्रिटिश और जो कांग्रेस थे वो शॉक हो गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करेगी। अभी गांधी ने शोर मचाना शुरू कर दिए कि इस प्रपोजल में चेंजेस लाया जाए। वो कौन सा पॉइंट था जो गांधी चेंज करना चाहता था, वो था सेपरेशन ऑफ इंडियन यूनियन। गांधी कह रहा था कि अब इस पॉइंट को निकाल दें, बाकी हमें कोई इशू नहीं है इससे। ये वही पॉइंट था जो कायद अज़म इस प्लान को एक्सेप्ट करने की वजह थी। अभी ये इसको निकालने की बात कर रहे हैं। अभी कायद अज़म ने ब्रिटिश से सवाल किए कि क्या इसमें चेंजेस लाई जाएगी। कायद अज़म के इस सवाल पर जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, खामोश रह रहे थे, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ दे रही थी। अभी जब ये कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लीमेंट किया गया तो इसमें जो चौथा जो पॉइंट था इसको रिमूव किया गया, बाकी सब मौजूद थे। कायद अज़म ने इसको फिर से क्या किया, रिजेक्ट किया। फिर मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक एक्शन ली जिसको हम डायरेक्ट एक्शन जो प्लान है, डायरेक्ट एक्शन प्लान स्टार्ट किए। ये मुस्लिम लीग ने कब स्टार्ट किए थे, 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट किए थे। जिसमें क्या हुए, हड़तालें हैं, जलसे जुलूस हैं, और इसके नतीजे में जो हिंदू मुस्लिम फसादात थे वो स्टार्ट हुए। बहुत बड़े पैमाने में क्या हुआ, नुकसान हुआ, और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो काबीना मिशन प्लान जो था वो क्या हो गए, वो खौफजदा हो गए। ब्रिटिश सोच रहे थे कि हम हुकूमत सिर्फ कांग्रेस को दे देते हैं, लेकिन अब जब मुसलमानों ने अपनी पावर शो की तो ब्रिटिश ने अब दोबारा कायद अज़म के साथ मीटिंग करना शुरू कर दी और मुस्लिम लीग को मनाते रहे कि अब गवर्नमेंट में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। इसमें कायद अज़म को कहते थे कि यार आप ज़रूर आ जाएं और गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं, क्योंकि इसके बगैर जो गवर्नमेंट था वो चलना मुश्किल था। अब ऐसे में क्या हुआ कि कायद अज़म ने यह सोचा कि अगर उन्होंने ना माना तो कांग्रेस की जो हुकूमत है वो आएगी और मुस्लिम लीग के लिए ख़तरा होगा। इसी वजह से कायद अज़म ने इसे क्या किया, बाद में फिर एक्सेप्ट किया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट आई और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है वो बनाई गई, जिसमें जो नेहरू जो थे वो क्या थे, सीनियर मिनिस्टर थे। इसको सीनियर मिनिस्टर बना दिया गया और जो लियाकत अली खान थे उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कैसे बनी, इसमें जो मेंबर्स थे उनकी तादाद 290 थे, जिसमें जो 73 जो सीट्स थे वो अवामी मुस्लिम लीग के थे और जो 212 और 212 जो सीट्स थे वो कांग्रेस के थे। फिर कांग्रेस ने जो अपनी जो इंडियन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास की, लेकिन मुस्लिम लीग ने पास नहीं की, क्योंकि इनमें जो इस्लामिक आइडेंटिटी की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उनके साथ इन्हें पास करना था। अच्छा दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अंटिल देन अपने दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच।